अब अमेरिका ने रियलाइज़ किया पिछले 6 महीनों में हम्म। कि चाइना को कंटेन नहीं किया जा सकता। इंडिया इज़ नो मोर अ स्ट्रेटजिक पार्टनर फॉर यूएस हम्म। फ्रॉम द यूएस आइज। इंडिया इज़ नाउ ए मार्केट। तो मिस्टर ट्रंप जो कहते हैं ना कि ये 200% ले 4, वो सब बातें बिल्कुल झूठ है। झूठ हैं, कल्पना है। सो ट्रेड पार्टनर होना ठीक है, लेकिन हम आपकी हुजूरी नहीं कर सकते। इंटरनेशनल ट्रेड का बदलता माहौल, एक तरफ ईरान अमेरिका तनाव ठंडा पड़ा है थोड़ा सा, लेकिन दूसरी तरफ अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। इस पूरे परिदृश्य में भारत कहाँ खड़ा है, अमेरिका के साथ ट्रेड रिश्ते कैसे हैं, ट्रेड रिश्तों में उलझन कितनी है, उसका आगे क्या असर होगा, और क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वाकई ज़मीन पर काम कर रहे हैं या फिर केवल कागज़ों तक ही उसकी चर्चा है। हम इन सभी सवालों पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ आज ट्रेड एक्सपर्ट अजय श्रीवास्तव साहब हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और डायलॉगस में आपका स्वागत करता हूं। सर, बहुत पानी बह गया अजय जी पिछले 6 महीने में। हम लोग की जब लास्ट मुलाकात हुई थी 6-7 महीने हुए होंगे, उसके बाद बहुत पानी बह गया टेम्स नदी में, डेन्यूब में, न्यूयॉर्क के हडसन रिवर में। तो ट्रेड का जो हॉकिश एटीट्यूड था वो काफ़ी हद तक अमेरिका का ठंडा पड़ा। ऐसे में उसके बाद फिर ईरान यूएस वॉर आया। अभी ट्रेड को आप किस नज़रिए से देखते हैं? पूरी दुनिया का ट्रेड कैसा दिखता है आपको यहाँ से बैठ के? तो पवन जी, ट्रेड काफ़ी अच्छा चल रहा है इसमें पूरी दुनिया का। पिछले साल के देखते हुए इस साल का ट्रेड अधिक है। करीब $35 ट्रिलियन होने जा रहा है हमारा ट्रेड इस साल का। और जो समस्याएं 6 महीने पहले थीं, उनमें से काफ़ी हद तक समस्याएं जो मिस्टर ट्रंप ने क्रिएट की थी, वो उनके ही देश के सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतर सॉल्व कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है उनके। तो आज की दुनिया में क्या है कि पूरी दुनिया जो यूएस को एक्सपोर्ट कर रही है, उसमें केवल 10% टैरिफ देना है, और जो WTO कंपेटेबल MFN टैरिफ बोलते हैं वो देना है। तो अगर हम देखें तो जो ट्रंप ने 25% 50% टैरिफ लगाए थे दुनिया पर, वो सब लार्जली ख़त्म हो चुके हैं, और पूरी दुनिया के लोगों को 10% प्लस MFN टैरिफ ही देना है। एवरेज MFN टैरिफ करीब 3% है अमेरिका का, समझ लिए 13% टैरिफ देना है। ये जो 6 महीने पुराने टैरिफ थे 70% 80%, उससे काफ़ी कम है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। सर, पिछली दफ़ा जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने ये बात की थी कि उनकी जो मर्जी आएगी वो करते हैं, और दुनिया जो है वो बायलैटरल पे ज़्यादा फोकस कर रही है। क्या वहाँ से फिर से एक यू टर्न हुआ है जहाँ हम समझें कि ट्रेड में मल्टीलेटरलिज्म की वैल्यू बची हुई है? हाँ, ट्रेड में मल्टीलेटरलिज्म की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ऐसा दो चीज़ें हैं। देखिए, पहले ये समझते हैं कि हमारा कितना ट्रेड दुनिया का मल्टीलेटरल रूल्स में हो रहा है और कितना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू हो रहा है। तो आज अगर हम अमेरिका की बात ना करें, तो अमेरिका को छोड़ के पूरे जो दुनिया है वो उसका 80% ट्रेड जो है वो मल्टीलेटरल WTO कंपेटेबल रूल्स में हो रहा है। मतलब जैसे इंडिया ने WTO में कोई टैरिफ एग्री किया था, मान लीजिए स्मार्टफोन पे हमने एग्री किया कि 10% है या 20% है, तो हम उतना ही टैरिफ ले रहे हैं। इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया ऐसा कर रही है। तो दुनिया का 80% से अधिक ट्रेड WTO वाली एग्री रूल्स पे चल रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अमेरिका, यूरोप और बाकी कई देश नए रूल्स लाना चाह रहे हैं WTO में, उनके ऊपर सहमति नहीं बन पा रही है। जैसे इंडिया की भी कंसर्न्स हैं कि हमारे एग्रीकल्चर की बहुत सारे हम चेंजेस चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो नए रूल्स नहीं बन रहे हैं। दो देशों के बीच कुछ झगड़ा हो रहा है, वो WTO में नहीं सुलझ पा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जो WTO की अपीलेट बॉडी है वहाँ जजेस का अपॉइंटमेंट रोक दिया है। तो वो सब प्रॉब्लम्स हैं। तो WTO फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये सब होने के बाद भी जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, 80% दुनिया का जो ट्रेड है वो WTO रूल्स पे चल रहा है। हम लोग कितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, जो एक्सपोर्ट है दुनिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नियमों के तहत वो 20% से भी कम है। सर, जब हम बात करते हैं यूएस ट्रेड की, तो अभी कहाँ बात अटकी हुई है? सबसे पहले देखिए, कायदे से रिलीफ आना चाहिए था यूएस की सरकार की तरफ से टैरिफ के मामले में, लेकिन रिलीफ आया वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।
फिर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया तो इन्होंने कहा कि अच्छा साहब चलो घेरने का एक और तरीका हम ढूंढते हैं 301 में, क्या भारत को और दुनिया के और देशों को घेर सकते हैं क्या। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भारत और अमेरिका के बीच जो बातचीत हो रही है ट्रेड के लिए, प्रॉब्लम सारे ओवर हो गए हैं, या लगता है कि नहीं कि अब लिंगर ऑन करेगा और जो नए डील होंगी, उसके जो प्रावधान होंगे, उसमें से सब जगह उसकी एक परछाई दिखाई देगी? नहीं, इतना डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम ये समझते हैं कि आज हम कहाँ पर हैं इस डील में, तो समझने के लिए हमारे पास में लीगल केवल एक पेपर है, इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों देशों ने 7 फरवरी को इशू किया था। उसमें आउटलाइंस हैं ट्रेड डील के, उसमें क्या क्या है। तो यूएस की तरफ से एक सिंगल कंसेशन था कि उस समय जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था 25% का, उन्होंने कहा कि हम ये आपके लिए 18% कर देंगे। इंडिया तो खुश हुआ, क्योंकि उसको लगा कि उसके कंपटीटर्स हैं, जैसे बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, उनके ऊपर 18 से अधिक लग रहा था। तो हमें लगा कि हमारे लिए ठीक है, 18 अधिक है लेकिन हमारे लिए ठीक है। उसके बदले में इंडिया काफ़ी कंसेशन दे रहा था, उनके इंडस्ट्रियल गुड्स पे, एग्रीकल्चर गुड्स पे टैरिफ हटा रहा था, और भी बहुत सारे कंसेशन दे रहा था। एक उसमें प्रावधान ये भी था कि दोनों देशों में एक भी अपना कोई चीज़ चेंज करता है, टैरिफ या कोई और चीज़ चेंज करता है, तो दूसरा देश भी स्वतंत्र होगा। अब क्या हुआ कि हम तो राज़ी थे और 1-2 महीने में फर्स्ट ट्रांच डील का आना था फरवरी के बाद में, लेकिन ये 7 फरवरी को जॉइंट स्टेटमेंट आया और 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गया। तो जो अमेरिका ने कंसेशन दिया था रेसिप्रोकल टैरिफ का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वही इलीगल है। आपने जो एक्ट में यूज़ किया उसमें आपको प्रेसिडेंट को पावर ही नहीं है करने के लिए। तो जो अमेरिका हमको कंसेशन दे रहा था तो ख़त्म हो गए। अब बचा इंडिया साइड कंसेशन। अब ट्रेड डील तो दोनों तरफ के कंसेशन से होता है ना, तो उनका साइड का कंसेशन तो ख़त्म हो गया। तो बेसिक बात ये है, इसलिए ट्रेड डील रुका हुआ है। अमेरिका जानता है ये स्मार्ट कंट्री है, तो उन्होंने सोचा इंडिया ही नहीं, जो देश से हम कर चुके हैं, यूरोप से ऑलरेडी ट्रेड डील हो चुका है, मलेशिया से हो चुका है, साउथ कोरिया से हो चुका है, यूके से, सारे के सारे सोचेंगे कि यूएस साइड तो डेड हो गया डील, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ सबको ऑफर किए थे कम करने, सब सोचेंगे भाग लो निकल कर। पर देखिए, इसमें से डील से बाहर केवल मलेशिया आया है। मलेशिया डील से बाहर आ गया। मलेशिया ने कहा कि साहब, मलेशिया ने पिछले जुलाई में डील पे बात की, जहाँ तक मुझे याद है। तो खैर चलिए, वक्त उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मलेशिया डील से बाहर आ गया। तो डील में फंडामेंटली गड़बड़ है क्या? बाकी देशों को भी आ जाना चाहिए, जैसा थोड़ी देर पहले आप अभी इंगित कर रहे थे, और मलेशिया के अलावा तो कोई हिम्मत कर नहीं रहा कि वो आप डील से बाहर हो जाएं। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया तो सब कंट्रीज़ ने ये सोचा कि यूएस के साइड का जो कंसेशन तो डेड हो गया है, अब केवल हम कंसेशन दे रहे हैं। अब अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को हम कैसे समझाएं कि तो वन साइड डील हो गया सबके लिए, यूरोप के लिए, जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए, मलेशिया के लिए। मलेशिया ने हिम्मत दिखाई और वो बाहर हो गया, यही कहकर कि भाई ये वन साइडेड हो गया है ट्रेड डील। तो यूएस ने ये समझते हुए कि सब देश ऐसा सोच रहे हैं, मलेशिया बाहर भी हो गया है, तो उन्होंने 2 इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए। सुपर 301 एक उनका प्रावधान है जी, उसके अंडर में। तो 2 उन्होंने कहे, एक ये है कि एक्सेस कैपेसिटी, जैसे इंडिया के लिए उन्होंने कहा आप पास गारमेंट में, सोलर पैनल में, फार्मास्यूटिकल में एक्सेस कैपेसिटी है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेस कैपेसिटी तो अपने आप कंज्यूम करने के बाद उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ, तो हमारी डोमेस्टिक लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा उन्होंने कहा कि आपके एक फोर्स लेबर का प्रावधान की बात की, तो इंडिया में तो फोर्स लेबर बैन है, लेकिन उन्होंने कहा आपके जो इम्पोर्ट हो रहा है ना जिन कंट्रीज से, वहाँ पर शायद बैन नहीं है। तो हमने कहा हम ऐसा कुछ नहीं इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए हैं। और जो फोर्स लेबर वाले में उनका आ गया है कि एक प्रपोज किया है कि टैरिफ 12.5% लगाने के लिए, इंडिया अकेला नहीं है, 54 इकोनॉमी पर 12.5% लगाएंगे, 6 इकोनॉमीज इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, पाकिस्तान पर 10% लगाएंगे। तो उन्होंने सब पर कहा है, ये प्रपोज किया है। अब सारे देश से बात करने के बाद कितना लगाते हैं कितना नहीं लगाते हैं ये देखा जाएगा, दूसरे वाले का रिजल्ट बाकी है। तो ऐसे लोग ये कह रहे थे कि जो 18% हमारा कर रहे थे अमेरिका ट्रेड डील में, 25 से 18, हो सकता है सेक्शन 301 में वो सब मिला के हमारे पास 18 लगा दें, तो अमेरिका की साइड का फिर से टैरिफ हो जाएगा और दूसरों को 19 लगाएंगे, 20 लगाएंगे, 25 लगाएंगे, तो हमारे लिए कम हो जाएगा। तो एक ये बात लोग कह रहे थे, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें होने वाली हैं। इसलिए क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो मैं कहूँगा कि आपका इन्वेस्टिगेशन जो था वो विशिएटेड था, ऑनेस्ट नहीं था। आप तो ये सेटिंग कर रहे थे ये करने के लिए,
तो अमेरिका भी स्मार्ट कंट्री वो ऐसा करेगा नहीं। इसलिए मुझे लगता है ये फंडामेंटल बातें दोनों देश चाहते हैं कि ट्रेड डील हो, दोनों सरकारें चाहती हैं, लेकिन यहीं पेंच फंसा हुआ है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। जब इसका जवाब मिलेगा उसके बाद ही कुछ होगा। क्या स्टेटस लगता है आपको, कितना टाइम में कंक्लूड हो जाना चाहिए? नहीं नहीं, कुछ कुछ पता नहीं है। अमेरिका जिस दिन कहेगा तो पहली बात तो मुझे लगता है कि वो जो 7 फरवरी का स्टेटमेंट था, जॉइंट स्टेटमेंट, उसको उससे हमें बाहर निकल आना चाहिए। हमको दोनों देशों को फिर से साथ में बैठना चाहिए और कहना चाहिए अब बताओ अमेरिका से आप हमें क्या दे रहे हो और उसके बदले में आपको क्या दे रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं भारत को एम्फेटिकली बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके बोलना चाहिए कि हम इससे ज़्यादा नहीं मानेंगे, इस हद तक मानेंगे और हमारी शर्तों पे डील होगा। ऑब्वियसली म्यूचुअल इंटरेस्ट देखिए सर्वोपरि ऐसा है ना, तो ट्रेड डील आप ठीक करें, कोई चैरिटी तो होता नहीं है। चैरिटी करनी तो हम ऐसे ही करेंगे ना। ट्रेड डील हमेशा इक्वल होता है। अगर हम किसी को $100 दे सकते हैं तो हम नहीं देंगे कि ट्रेड डील में, क्योंकि जब तक हमें $100 मिलते नहीं उधर से, हमें अगर 80 मिले तब भी हम 100 दे देंगे, थोड़ा बहुत बैलेंस चलता है, आगे पीछे चलता है। तो दोनों देशों को डिसाइड करना है कि अमेरिका क्या दे रहा है, उसके बदले इंडिया क्या दे सकता है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा ना, तब तक ट्रेड डील होना बहुत मुश्किल है। अच्छा एक बात बताइए सर, यूएस से हम लोग ट्रेड से अब दूसरे डोमेन में घुसेंगे। उस देश की जनता जो पर हाउस होल्ड जिसका खर्चा 3,000 $3,500 बढ़ गया और ट्रेड में टैरिफ की कीमतें बढ़ने से, आइटम की कीमतें बढ़ने से, भाई पैसा तो वहाँ की जनता ही चुका रही है टैरिफ के लिए। फिर भी मतलब इतने बड़े स्टेप्स का वहाँ भी सब लोग अमीर रहे नहीं, तो ट्रम्प साहब का विरोध उस लेवल पे क्यों नहीं है? हमें नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी मीडिया काफ़ी कंट्रोल्ड है। और हमने शुरू में देखे, काफ़ी वीडियोस देखे हैं कि जनता अपोज कर रही है। वॉलमार्ट के भी कुछ शुरू में वीडियोस आए थे कि प्राइस राइज, उन्होंने दिखाया कि टैरिफ की वजह से कितना प्राइस राइज रहा है। तो जनता में तो ही है, गुस्सा होगा ही उसमें। और हमें सारा पता नहीं चलता है। लेकिन देखिए, जनता का गुस्सा ही तो ट्रांसलेट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अकेला नहीं था, उसके नीचे 3 कोर्ट्स ने वो किया। सुप्रीम कोर्ट ने केवल मुहर लगाई है। तो जो जनता का एंगर था, बाकी जो कंपनीज लूज कर दी अमेरिकन, उन सब ने रिप्रेजेंट किया है, तभी जजमेंट आया है। तो लोगों को तो पसंद नहीं वहाँ पर। यूएस कांग्रेस को पसंद नहीं, वरना इसको अप्रूव कराए थे वो। तो ये ट्रम्प की अकेले की पॉलिसी है। अच्छा सर, अमेरिका से वापस लौटते हैं हम लोग खाड़ी के देश में। अब देख रहे हैं कि ईरान और यूएस के बीच जो है वो टेंशन थोड़ा सा वो कूल डाउन हो रहा है, ऐसा लग रहा है देख के। कल बैठक तय है कतर में, डील का अगला चरण जो जिनेवा में बातचीत हुई उसका अगला चरण है। ऑन द ग्राउंड ट्रेड के लिए आप कोई बदलाव देखते हैं कि दोनों के हाथ मिला लेने से, डील हो जाने से, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने से ट्रेड में क्या बदलाव आएंगे? तो हमारा तो सबसे बड़ा फ़ायदा पूरी दुनिया का ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स का आना जाना शुरू हो गया है। जब वहाँ दुनिया का 20% से अधिक ऑयल आता है, काफ़ी एलपीजी एलएनजी आता है, तो पूरी दुनिया परेशान थी। स्पेशली एशियन नेशन, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सब परेशान थे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स का आना शुरू हो गया है, ये रिलीफ की बात है। उससे जो समस्या एनर्जी इंपोर्ट्स की थी वो मोर और लेस सॉल्व हो गई है। दाम भी ऑयल के जो एकदम से $78 थे 28 फरवरी को, जब जिस दिन यूएस ने अटैक किया था ईरान पर, उससे बढ़कर $120-125 हो गए थे। आज फिर वो 70-75 के आसपास हुवर कर रहे हैं। तो दाम भी पहले से नीचे आ गए हैं। तो वो डर भी जो है कि पेट्रोल प्राइस, एलपीजी प्राइस बहुत बढ़ेगा, वो डर भी निकल गया। तो ओवरऑल तो ये समझौता हम सबके लिए अच्छा ही है। हमारा कितना डैमेज हुआ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, खासकर मिडल ईस्ट में जो टेंशन रहा उसकी वजह से? तो देखिए, मैंने कैलकुलेशन, हमारा फार्मा का लॉस रहा, हमारा जिम्सन ज्वेलरी तो का लॉस देखिए रहा, चीज़ें जा ही नहीं पा रही थी ना वहाँ पर। तो जो भी हम एक्सपोर्ट करते थे वहाँ पर, वो एक्सपोर्ट 20-30-40-50% गिरे हैं। हर देश जो खाड़ी के देश हैं, हर एक में हमारा जो व्यापार होता था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के शिपिंग रूट को यूज़ करता था, वो बंद हो गया था। तो व्यापार हमारा 50-60% गिरा मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में। और कतर इससे बचा रहा है, क्योंकि कतर जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूज़ नहीं करता था रूट को। उसके लिए दूसरा रूट जो है रेड सी वाला रूट, लोकेशन की वजह से वहाँ से था,
तो कतर से हमारे इंपोर्ट्स बहुत ही अच्छी तरह से आते रहे, तो इनफैक्ट इंपोर्ट वहाँ से बढ़ गए थे। तो कतर को छोड़ के बाकी देशों हमारा एक्सपोर्ट सफ़र किया। अब रिक्यूब करेगा। तो अभी जब हॉर्मोज खुल गया है तो खासकर जो तेल और उसके जो डेरिवेटिव्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे हैं वो नॉर्मलाइज हैं अभी। हाँ, अभी डेटा नया पब्लिश नहीं हुआ है, शायद हमें 1 महीना और लगेगा नया डेटा देखने के लिए। लेकिन ऐसा जो डेटा के बाहर की खबरें आ रही हैं कि शिप्स का आना जाना ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो चुका है। एलएनजी में थोड़ा प्रॉब्लम है, जो कतर का एलएनजी प्लांट है, लोग कह रहे हैं वो डैमेज एक्सटेंसिव हुआ है बॉम्बिंग की वजह से, और उसको ठीक होने में 2 से 3 साल लगेंगे। तो एलएनजी प्राइसेस बढ़े हुए रहेंगे, बट एलपीजी और क्रूड ऑयल की समस्या नहीं रहनी चाहिए। अच्छा सर, दो इंटरनेशनल ट्रेड में स्ट्रेट से जो ट्रैफिक पास होता है उसका बड़ा महत्व है पूरी दुनिया में। चाहे आप रेड सी की बात करें, चाहे आप हॉर्मुज की बात करें, चाहे आप मलक्का स्टेट की बात करें, अभी तक ईरान ने ये नहीं कहा है कि किसी भी सूरत में हम पैसा नहीं लेंगे हॉर्मुज पार करने का। ये उन्होंने एज मेनी वर्ड्स में नहीं कहा है। जनेवा की बातचीत में भी वो इस पे चुपचाप रहे। जो कतर में कल बातचीत होनी है उसका नहीं पता, लेकिन वो उन्होंने अभी अपनी ज़बान से नहीं कहा है कि हाँ हम नहीं लेंगे पैसा। उन्होंने कहा है कि हम नरम रुख अपनाएंगे, आने जाने देंगे, लेकिन स्ट्रेट में ये पैसा लगाना पूरी दुनिया के मेरी इंटरनेशनल मेरीटाइम लॉ के ख़िलाफ़ है। एक ट्रेड एक्सपर्ट के तौर पे आप इसको कितना बड़ा डिटरेंट मानते हैं, डेंजर मानते हैं, या आपको लगता है कि यह असंभव है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट यूएन लॉज ऑफ द सीज जो अंक्लॉज बोलते हैं 82 बहुत ही क्लियर है कि कंट्रीज को राइट टू पैसेज देना ही पड़ेगा जो भी स्ट्रेट से पास हो रहा है, और कोई कंट्री उसमें कोई भी सेस नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं ले सकता है, क्योंकि ये नेचुरल पैसेज है, ईरान ने बनाया नहीं है वो पैसेज, इसलिए राइट टू पैसेज देना पड़ेगा। और एक बार अगर ये शुरू हो गया तो देखिए स्टेट ऑफ मलक्का से दुनिया का इतना ज़्यादा ट्रैफिक पास होता है, सब फिर एक फिर वहाँ सिंगापुर और मलेशिया दोनों कहेंगे साहब इधर पैसा लेंगे, शुरू हो जाएगा। तो जो कि ठीक बात नहीं है, और मेरे ख्याल से ईरान ये बात समझता है। ये युद्ध के समय बातें हो रही थी, ठीक है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ ईरान करेगा। तो कोई भी जो फीस है मुझे नहीं लगता है लेगा ईरान। हमारे लिए कितना बड़ा रिलीफ है ईरान के पे सैंक्शन उठने से। ईरान भाई, हम भी अब ईरान पे सैंक्शन हटा देगा तो हम भी वहाँ से तेल मंगवा सकते हैं। हाँ, ईरान तो हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा है। कितना बड़ा रिलीफ है हमारे लिए। ईरान हमारे लिए हमारा पुराना दोस्त था, पुरानी 3000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन है, हमारे पुराने ट्रेड रूट्स उनके साथ में थे, कल्चरल रूट्स हैं, आधी उर्दू भाषा के वर्ड्स ईरान पर्शियन आए हैं सारे के सारे। हमारे तो रिलीफ की बात है, अच्छी बात है। सर अब एक बात बताइए कि अभी भी आपको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन एक गैप के बाद वापस लौट रहा है, या अभी भी लगता है नहीं आपको पूरा ट्रेड जो है फ्रेगमेंटेड वे में ही हो रहा है? देखिए, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था उसके लिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है अमेरिका को, उसके बाद यूरोप को जिसने अमेरिका को फॉलो किया, फिर चाइना को जो कि यूएस ने उसको प्रमोट किया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। तो इन 3 लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है ग्लोबलाइजेशन को बहुत आगे ले आने का, वर्ल्ड ट्रेड को बहुत आगे ले आने का। आज अनफॉर्चुनेटली यही 3 लोग जो हैं सबसे बड़े डिसरप्टर बन रहे हैं। अमेरिका उल्टे सीधे टैरिफ लगा रहा है, वर्ल्ड ट्रेड सप्लाई चेन डिसरप्ट कर रहा है। यूरोप एनवायरनमेंट लॉ के नाम पर बहुत सारे टैरिफ ले रहा है, जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स ले रहा है, डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन के चलते वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को टैक्स करना चाहता है ना। चाइना जो है, चूँकि उसने मैन्युफैक्चरिंग कॉर्नर कर ली है, 85% लैपटॉप बनाता है, बहुत सारे APIs मोस्टली बनाता है, तो चाइना भी एक थ्रेट है वर्ल्ड ट्रेड के लिए, जहाँ दूसरे कंट्री कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकता है। और चाइना अब ये सब अपनी जो मोनोपोली है काफ़ी सेक्टर्स में एज ए वेपन यूज़ कर रहा है, कौन से कंट्री को देगा, कौन से कंट्री को नहीं देगा। तो 3 इकॉनमीज जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने ट्रेड को प्रमोट किया था, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया था, वही इसके बिगेस्ट डिसरप्टर हो गए हैं। अब देखना है आगे अगले 2-3 सालों में कहाँ जाता। आज तो ये होगा कि सारे के सारे 3 लोग डिसरप्टर हो गए ट्रेड। जो करंट ट्रेड पोस्चर है सर अमेरिका का इंडिया के तरफ,
उसमें कहते हैं जैसे स्ट्रेटजिक पार्टनर है, ट्रेड टारगेट है, या एकदम छोटा भाई जैसा कि हम ट्रेड को डिक्टेट करेंगे, या लगता है नहीं ट्रेड में बराबर बराबर बात होनी चाहिए कि साहब ऐसा कंप्लीट लेन देन, कंप्लीट धंधा है, हम आपका सबसर्विएंट नहीं हो सकते। सो ट्रेड पार्टनर होना ठीक है, लेकिन हम आपकी हुजूरी नहीं कर सकते। तो क्या था कि अमेरिका जो है चाइना को कंटेन करना चाहता था, और उसके चलते उसने जो एशिया पैसिफिक के कंट्रीज थे, जैसे इंडिया है, और उधर ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, आसियान नेशन है, तो इन सबको वो एक ग्रुपिंग कर रहा था डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की, जिनको खड़ा किया जा सके एज ए काउंटर टू चाइना। अब अमेरिका ने रियलाइज़ किया पिछले 6 महीनों में कि चाइना को कंटेन नहीं किया जा सकता, चाइना तो इक्वल हो गया है, इसीलिए उसने G2 का कॉन्सेप्ट दिया है। तो अमेरिका ने ये बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज आया है अमेरिका के दिमाग में कि चाइना को कंटेन नहीं कर सकते हैं, चाइना को बराबरी से डील करना पड़ेगा उसको। जिस दिन चाइना को बराबरी से डील करने की बात आई, उस दिन ये जो इम्पोर्टेंस दे रहा था वो इंडिया को टू काउंटर एज ए काउंटर अगेंस्ट चाइना, वो बात ख़त्म हो गई। तो इंडिया इज़ नो मोर अ स्ट्रेटजिक पार्टनर फॉर यूएस फ्रॉम द यूएस आइज। इंडिया इज़ नाउ ए मार्केट, वो इंडिया को एज ए मार्केट देखता है, और इंडिया को भी एज ए यूएस से एज ए ट्रांजैक्शनल पार्टनर ही डील करना पड़ेगा। यूएस से हमारे डीप रिलेशंस हैं, अच्छा ट्रेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं ट्रेड, ये सब हम लोग जो सुनते हैं कितना टेंशन हो रहा है, नहीं ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है हमारा यूएस के साथ में, अच्छा चलता रहेगा। हमको यूएस की काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, उनको हमारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो ट्रेड अच्छा चल रहा है, वो चलता रहेगा। दोनों देश जैसे हम चाइना से ट्रेड करते हैं वैसे यूएस से ट्रेड करते हैं, तो बिना अपना स्ट्रेटजिक ऑटोनोमी हम सेक्रीफाइस किए हुए यूएस से, चाइना से, हर एक से ट्रेड करते रहें, और भी जो रिलेशन से बनाते रहें, अच्छा रहेगा। इंटरनेशनल ट्रेड का सर, ग्लोबल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड जो भी कह लीजिए, उसका हिस्सा वो कितना पॉलिटिक्स कंट्रोल करता है और कितना इकोनॉमिक्स कंट्रोल करता है उसको? देखिए, तो कॉन्फ्लिक्ट तो वहीं होता है फिर। अगर आप मिस्टर ट्रंप के पहले को कहेंगे तो हम कहेंगे सारा कुछ कंट्रीज़ के हाथ से सारे रूल्स लेकर WTO के हाथ में दे दिए गए थे, और अगर एक कंट्री दूसरे से डिफर करता था ट्रेड में तो WTO जाता था, और WTO का डिस्प्यूट पैनल ने ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं कि छोटा सा आइलैंड नेशन वॉज ए विनर अगेंस्ट यूएस। यूएस जैसे बड़े कंट्री को WTO ने कहा आप गलत हैं, कंपेंसेशन दीजिए छोटे आइलैंड कंट्री को, है ना। तो कंट्री के हाथ में पावर्स बहुत लिमिटेड थी ट्रेड के लिए। WTO में कंट्रीज़ ने अपनी पावर सरेंडर कर दी थी ट्रेड रूल्स बनाने के लिए। आज ट्रंप ने वो जो WTO की पावर थी दो कंट्री के डिस्प्यूट को सॉल्व करें, वो मिस्टर ट्रंप ने उसको डिसरप्ट कर दिया है, क्योंकि अपीलेट बॉडी जो WTO ये सब वो थी ना, डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल, वो सब जजेस का अपॉइंटमेंट रोक दिया अपीलेट बॉडी के लिए, तो वो सब डिसीजंस हो नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ी लॉलेसनेस बढ़ रही है, दो कंट्री भी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ये बताइए सर कि ये जो धारा 301 है ट्रेड के तहत, ये देयर इज अ टॉक अबाउट पॉसिबल 301 एक्शन, ये थ्रेट कितना रियल है हमारे लिए? इससे घबराने की ज़रूरत है, या ट्रंप जी की कई और बातों जो अपने बड़बोलेपन में बोल जाते हैं उसमें भी क्या पता USTR उनके निर्देशन में ये बात कह रहा हो कि साहब 301 कल को क्लैंप करने की ज़रूरत ना पड़े? नहीं तो 301 तो उन्होंने दो इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दिए हैं, एक फोर्स लेबर के लिए और दूसरा एक्सेस कैपेसिटी के लिए। वो चाहें तो और भी कर सकते हैं, तो उसका जवाब दिया जाएगा, उसमें क्या है। देखिए 2018-19 में मिस्टर ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम पे टैरिफ लगाए थे, तो इंडिया ने कैलकुलेट किया कितना वो टैरिफ ले रहे हैं, कितना WTO के बाहर ले रहे हैं, और हमने भी US के प्रोडक्ट पे लगा दिए थे। तो बात यही है, अगर WTO नहीं सॉल्व कर पा रहा है दो कंट्री में डिस्प्यूट, तो अगर वो आपको कुछ डैमेज कर रहे हैं तो आप भी इक्विवेलेंट डैमेज करिए, ऐसे ही चलता है। 301 के लगाने से कितना, कौन कौन सा सेक्टर हमारा बैडली इम्पैक्टेड होगा? तो अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, देखिए। अगर मान लीजिए कल को क्लैंप हो जाता है तो नहीं, वो देखना पड़ेगा किस सेक्टर पे लगा है। जैसे कि अभी उन्होंने फोर्स लेबर के लिए कहा है, हमको देखना पड़ेगा जब फाइनल डिटर्मिनेशन आएगा, अभी कुछ भी नहीं आया है। आज तो हमें केवल इतना पता है कि 12.5% प्रपोज किया है, किस सेक्टर पे लगाएगा हमको पता नहीं है। दूसरा एक्सेस कैपेसिटी, उन्होंने कहा कि गारमेंट पे एक्सेस कैपेसिटी, अगर उनको ये डिसाइड भी किया किस में है तो फिर गारमेंट सेक्टर है, सोलर है, फार्मा है, वो इम्पैक्टेड होगा। हाँ, लेकिन ये सब बातें अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं यूएस की फाइंडिंग्स क्या हैं, तो अभी थोड़ा इस बारे में बात करनी प्रीमेच्योर है। बट हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं है।
मेरे ख्याल टाइमलाइन पूरी हो गई है और बहुत जल्दी ही यूएस के डिटर्मिनेशन आने वाले हैं कि कितना टैरिफ लगेगा। अच्छा सर, जो हम लोग क्या फुली प्रिपेयर्ड हैं कि अगर कल को अमेरिका ट्रेड टेंशन अगर यूएस के साथ हमारा एस्केलेट करता है तो हम फुली परफेक्टली रिस्पॉन्ड करेंगे? हाँ हाँ, हमें रिस्पॉन्ड करने की अधिक कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अमेरिका हमारे साथ बहुत फेयर है, मैं तो ये कहूँगा इन सब टेंशन्स के बाद भी। अमेरिका ने हमारे ऊपर लास्ट ईयर 50% टैरिफ लगाए जो कि WTO की सीमा से काफ़ी बाहर थे और सबसे ज़्यादा टैरिफ हमारे ऊपर लगाए। लेकिन उन सब के बाद भी हमारा एक्सपोर्ट जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो एक्सपोर्ट था वो 3% अधिक था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ऐसा क्यों हुआ है? तो मंथली एक्सपोर्ट 3-4 महीने जब 50% टैरिफ थे लगे थे तो थोड़े कम हुए थे हमारे, बट बाकी एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहे क्योंकि उनको हमारी चीज़ों की जरूरत है। क्यों ऐसा क्यों है? हम यही कह सकते हैं उनको हमारी चीज़ों की ज़रूरत है, थोड़ी महंगी भी चलेगी। अच्छा सर, हम लोग लगातार FTA साइन कर रहे हैं, ये कुछ डिलीवरी भी कर रहा है, कुछ गेन भी हमें हो रहा है या केवल कागज़ पे चल रहा है? नहीं, गेन हो रहा है क्योंकि FTA हमारे जो पार्टनर कंट्री उनसे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। थोड़ी समस्या ये है कि एक्सपोर्ट जिस रेट से बढ़ रहा है उससे अधिक रेट से इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। मतलब ट्रेड डेफिसिट उन कंट्रीज से बढ़ रही है। और इसका रीज़न बहुत सिंपल है क्योंकि हमारे यहाँ हाई टैरिफ्स हैं। मान लीजिए आपके यहाँ टैरिफ एवरेज मान लीजिए कि 20% है, तो 20 से 0 होगा तो सामने वाले को 20% का सीधे प्राइस एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर सामने टैरिफ मान लीजिए एवरेज टैरिफ 2% है, 3% है, तो 3 से 0 होगा तो हमारे एक्सपोर्टर को कम एडवांटेज मिलेगा। एक बड़ा रीज़न यही है कि चूँकि हमारे अधिक टैरिफ हैं इसलिए सामने वालों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो FTA करने में कोई हर्ज नहीं है। पूरी दुनिया हमें भी बोलती है कि साहब आप 3 चीज़ों के लिए हमें भी एक्यूज़ करते हैं, तो कहते हैं साहब आपको हिंदुस्तानियों को सब जगह जाना होता है विदेश में, वीज़ा देने में हिंदुस्तानी लोग भी बहुत दिक्कत करता है। टैरिफ आपको सस्ता चाहिए, लेकिन टैरिफ जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको बाहर से आने वाले सामान पर हम भी हैवी टैरिफ लगाते हैं। ये जो इमेज है इंडिया की कि साहब आप भी रूथलेस हैं टैरिफ लगाने में, अब क्या कहते हैं आप? तो जब ये US में मिस्टर ट्रंप ने अप्रैल 2025 के पहले रोज़ बात करते थे वो कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, तो उन्होंने एक बहुत डिटेल स्टडी की कि US प्रोडक्ट पर इंडिया में कितना टैरिफ लगता है और हमारे प्रोडक्ट में US में कितना लगता है। तो एवरेज जो वेटेड एवरेज वर्ड है टेक्निकल, जो एवरेज टैरिफ आप मान लीजिए वो इंडिया लगाता था US प्रोडक्ट पर 5.9% एवरेज, और वो लगाते थे 2.4 या 2.5%। तो हम थोड़ा सा अधिक लगाते थे बट 5.9, नॉट 20, नॉट 50, नॉट 100, नॉट 150। वेटेड एवरेज टैरिफ इज जस्ट 5.9%। तो मिस्टर ट्रंप जो कहते हैं ना कि ये 200% ले 4, वो सब बातें बिल्कुल झूठ है, कल्पना है। क्यों बोलते हैं झूठ वो? हाँ, ये एक्चुअली मैंने भी पहली बार देखा, जब वो सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ में मीटिंग थी, उन्होंने कहा इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन है। उनके तो $45 बिलियन है। अमेरिका जैसे बड़े देश का प्रेसिडेंट, इतनी नॉर्मल फिगर जो पूरी दुनिया में फर्स्ट क्लिक पर अवेलेबल है गूगल में। अभी उन्होंने लुटनी को बोला ना कि तुम लोगों ने हमें गुमराह किया। मैंने बुक भी पढ़ी। आप लोगों ने अपने जो फिगर दिए थे वो फिगर सही नहीं था। वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि तुम लोगों ने हमसे वो बुलवाया जो फैक्चुअली इनकरेक्ट था। मैंने बुक भी पढ़ी, उसमें लिखा था कि इंडिया 175% टैरिफ चार्ज करता है। पता नहीं क्या क्या उनको खबर दी गई थी। मेरे ख्याल से US एडमिनिस्ट्रेशन उनको लोअर टैरिफ बता रहा था, USTR लोअर टैरिफ बता रहा था, बट पता नहीं कहाँ से उनको किसने हाई फिगर फीड की जो कि टोटली गलत थी। तो हमारा ट्रंप साहब के रवैया बदलने से, ट्रंप साहब के रुख बदलने से, ट्रंप साहब के दबाव डालने से हिंदुस्तान को कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, इनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग बड़े देश हैं, हम लोग ओल्ड सिविलाइजेशन है। और देखो ये ईरान के ऊपर उन्होंने तो अटैक किया ना, बॉम्बिंग की, और सारा किया, अपना सम्मान कम करवाया। और है ना, हमारे अगेंस्ट तो उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं। उन्होंने बेचारे जो हम लोग उनके कंट्री में भेज रहे हैं उसमें इलीगल थोड़ा टैरिफ बढ़ा दिया, और तो कोई बात नहीं, हमारे अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं है। तो हमको कूल रहना चाहिए। उनका देश है, भले इलीगल लगा रहे हैं टैरिफ, लगा लें भाई, उनको अच्छा लग रहा है, उनके देश का नुकसान हो रहा है, हमारा कुछ खास नुकसान नहीं हो रहा है। सर FTA जो अभी हम लोगों ने यूके के साथ किया, जो अभी लागू होने जा रहा है, उसमें से कुछ इश्यूज अभी बचे हुए हैं क्या? तो पिछले हफ्ते तक इशू था कि
यूके ने कहा कि जो स्टील एक्सपोर्ट है इंडिया का उसमें सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी। अब ये बातें पहले नहीं हुई थी, अब नेगोशिएशन हो रहे थे। तो इंडिया ने कहा आप अगर सेफगार्ड ड्यूटी लगाएंगे तो फिर हमें भी कुछ रोकना पड़ेगा आपका। तो लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि वो इशू रिजॉल्व हो गया है। तो अब ये फुल्ली लागू होने जा रहा है। तो 15 तारीख डेट अभी हमें बताई गई है, 15 जुलाई की जिस दिन से इम्प्लीमेंट होगा। बाकी और एफटीए चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो थोड़ा दूर की कौड़ी है, जैसे पेरू है, चिली है, एफटीए में बात चल रही है। तो जो बाकी एफटीएस जिस अभी दे सीम लाइक स्टक, जैसे मान लीजिए रिव्यू करना है अभी हमें जो आसियान का एफटीए है उस पर हमारा क्या निगोशिएशन जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है करना, लेन देन करने में इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है क्या ग्लोबली? नहीं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कुछ भी स्टक है, स्टक कुछ भी नहीं है। हमने पिछले 5-6 सालों में 5-6 एफटीए कर लिए हैं। देखिए और अभी यूके हम 15 से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 5-6 ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, और यूरोप के साथ में साइन हो गया है, वो होना है। तो मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर हमारा जो एफटीए हैं करीब 24 एफटीए हो जाएंगे 69 कंट्रीज़ के साथ में। और हमारा 75% जो एक्सपोर्ट है एफटीए पार्टनर कंट्री के साथ में होगा। तो एफटीए तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये रुके हुए हैं पेरू वेरू आपने बताई है बात, ये भी ऑनगोइंग एफटीए है, वन आफ्टर द अदर गवर्नमेंट इज फाइनलाइजिंग एंड साइनिंग दोज। आसियान आपने रिव्यू की बात की, वो एफटीए तो इम्प्लीमेंटेड है, चल रहा है। दोनों देशों दोनों साइड को कुछ समस्याएं उनको डिस्कस करने के लिए रिव्यू की बात चल रही है। तो रिव्यू हो जाना चाहिए, क्यों डिले हो रहा है मुझे पता नहीं है, बट रिव्यू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ट्रेड तो इंडिया आसियान एफटीए में जो टैरिफ कंसेशन तो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं आज कंप्लीट। अच्छा सर, करीब 6-7 महीने से ज़्यादा, 1 साल से, जब से पिछले जुलाई से ट्रम्प साहब ने कहा कि साहब 50% लगाएंगे, जुलाई के आसपास की बात हुई जहाँ तक मुझे ठीक से याद है। उसके बाद से लेकर लग रहा था इसे न केवल यूएस के साथ बल्कि दूसरे देशों के साथ ट्रेड में भारत को बड़ी भारी दिक्कतें आएगी। हमने पिछले साल जितना ट्रेड किया उससे इसको सरपास किया। क्या स्ट्रेंथ था हमारा कि इतनी सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद हम अच्छा करने में कामयाब रहे? देखिए, पूरी दुनिया का मर्चेंडाइज ट्रेड जो है थोड़ा वीक ही आउटलुक है, क्योंकि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी घटनाएं हैं, यूक्रेन वॉर लगातार चल रही है, तो गुड्स के फ्लो में ही प्रॉब्लम आ रही है। फिर जैसा मैंने कहा कुछ कंट्रीज काफ़ी प्रोटेक्शनिस्ट हो रहे हैं, जैसे यूएस प्रोटेक्शनिस्ट हो रहा है, बहुत बड़ा मार्केट था। जैसे यूरोप प्रोटेक्शनिस्ट हो रहा है, एनवायरनमेंट के चक्कर में बहुत बड़ा मार्केट है। तो एक तो वो है, बट इंडिया का एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रहा है, सबसे बड़ी रीज़न है कि हमारा एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है वो सर्विसेज एक्सपोर्ट हमारा 8-9% के ग्रोथ से बढ़ रहा है। वो जो ग्रोथ है सर्विसेज की वो पूरा एक्सपोर्ट ओवरऑल को पुल कर रहा है। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हमारा ऑलमोस्ट स्टेबल है, सेम लेवल है लास्ट ईयर का, लेकिन सर्विसेज इतना अधिक रेट से बढ़ा तो हमारा ओवरऑल जो गुड्स प्लस सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो करीब 5-6% के रेट से बढ़ा है। तो सर्विसेज इज़ द बेसिक रीज़न कि हमारा एक्सपोर्ट अच्छे रेट से बढ़ रहा है। एआई का कंट्रोल हो रहा है सर पूरी दुनिया में, जो उसका हर जगह घुसाएगा, तो कल को सर्विसेज जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, खासकर जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, उसमें से वहाँ पे डेंट मारेगा। कितना बड़ा ख़तरा है वो ट्रेड में डेटा नीचे ले जाने के लिए? तो 2 तरह के इसमें व्यूज़ आ रहे हैं। एक व्यूज़ है मिस्टर विनोद खोसला का, जो कि बहुत बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, यूएस बेस है। वो कह रहे हैं कि इंडियन आईटी को काफ़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी थ्रू एआई। दूसरा व्यू इक्वली इम्पोर्टेंट पर्सन के थ्रू आ रहा है, जैसे नंदन नीलेकनी साहब, वो कह रहे हैं कि नहीं। पर नीलेकनी साहब तो स्टेक होल्डर हैं, खोसला साहब तो फिर भी थर्ड पार्टी हैं। बट नीलेकनी साहब की बातें मुझे बिल्कुल मेरे माइंडसेट से बिल्कुल फिट हो रही हैं। वो बहुत लॉजिकल बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एआई एक सोल्यूशन है और इंडस्ट्री या कोई कंपनी उनके अलग रिक्वायरमेंट है। दोनों के बीच जो इंटरफेस की लेयर है वो काम हमारा है। हमने पहले भी यही काम किया है और अभी भी हमारा काम है। एआई डायरेक्ट कंपनी से लिंक नहीं होगा, वो नहीं होगा, एक बीच में मिडिल लेयर होगी, तो इंडिया का काम तो काफ़ी बढ़ेगा। ऑफ कोर्स हमें अपना जो क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिफाइड हमारे इंजीनियर्स या टेकीज़ हैं,
वो सब हमें डेवलप करने पड़ेंगे, वो एक अलग चैलेंज है। लेकिन इंडिया का काम तो बढ़ेगा। और अगर मैं पुराना देखूं तो इंडिया हैज़ बीन वेरी लकी इन आईटी सेक्टर। देखिए हमने कहाँ से शुरू किया था। 2000 के पहले आपको याद है Y2K प्रॉब्लम थी, कितनी छोटी सी थी। हाँ हमारे हाँ। हैदराबाद बेंगलोर के टेकीज करते थे। वो करते 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 फिर इंटरनेट आ गया। फिर वो सब वेब डिज़ाइन में लग गए। फिर इंटरनेट बूम के बाद में सॉफ्टवेयर जो कनेक्टिविटी बढ़ गई तो काफ़ी अधिक आईटी एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया। तो समस्याएं आई आईटी की फील्ड में, लेकिन हम एक स्ट्रेंथ से दूसरी स्ट्रेंथ में गए बिकॉज ऑफ आवर हाईली क्वालिफाइड एंड चीप मैन पावर। तो आई विल गो विद व्हाट मिस्टर नीलकेनी इज सेइंग कि हम एक इंटरफेस, एक इम्पॉर्टेंट मिडिल लेयर का काम करेंगे बिटवीन द LLMs एंड बिटवीन द एंटरप्राइजेस, और इंडिया का आईटी शुड ग्रो विद दैट। लेट्स होप ही इज राइट। अब से ठीक 1 साल पहले कनाडा के साथ, वियतनाम के साथ, यूरोप के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, चाइना, हिंदुस्तान फिर भी चुपचाप बैठा रहा। हिंदुस्तान ने ज़्यादा प्रतिरोध नहीं किया। चलिए ठीक है, वो एक अलग बहस का विषय है। इन सारी कंट्री को अमेरिका ने धमकाया और उसके हिसाब से लगा कि इन सारी कंट्री के लिए ट्रेड का ज़माना अब ख़त्म हो गया है। 1 साल में वो इतना काम हो चुका है कि लग रहा है नहीं कल 1 साल पहले जो दिक्कत थी वो अभी भी है, जो नहीं थी वो अभी भी नहीं है। 1 साल में फ़िज़ा ट्रेड के लिए पूरी दुनिया में बदल गई क्या? अब कौन सा कनाडा अमेरिका का दोस्त हो गया है भाई? ट्रेड डेफिसिट अब भी उतना ही है। वियतनाम ट्रेड डेफिसिट उतना ही है। साउथ कोरिया ट्रेड डेफिसिट उतना ही है। पर 1 साल में इसी क्या फ़िज़ा बदली जिससे लगता है कि ट्रेड के सेक्टर में कामनेस उतर चुका है? तो ये आपकी बात ठीक है, कामनेस तो थोड़ी है कि मिस्टर ट्रंप के सारे टैरिफ जो थे सुप्रीम कोर्ट ने आउटलॉ कर दिए हैं। तो पूरी दुनिया जो यूएस को एक्सपोर्ट कर रही है वो MFN प्लस 10% ही दे रही है। लेकिन जो डिसरप्शन मिस्टर ट्रंप के टैरिफ ने किया वो बहुत तरीके का था। जैसे कि चाइना पे उन्होंने बहुत हाई ड्यूटी शुरू में लगा दी, तो चाइनीज़ गुड्स जाने लगे और कंट्री को, जैसे वियतनाम, मैक्सिको, थोड़े बहुत इंडिया भी, कि यहाँ पर आएंगे सेमी फिनिश गुड्स, यहाँ से प्रोसेस होकर फिर अमेरिका जाएंगे। वो सब चीज़ें अभी ख़त्म हो गई हैं। तो जो चाइना +1 जैसी बातें हो रही थी, अभी चूँकि सब लोग जो अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको सेम टैरिफ देना है, तो चाइना +1 की बात नहीं, क्योंकि चाइना डायरेक्ट ही भेज देगा अमेरिका को, इधर उधर भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो चाइना +1 जैसी बातें तो अभी इतनी इफ़ेक्टिव है नहीं जितनी पहले इफ़ेक्टिव थी। और जो कामनेस है क्योंकि ट्रंप के एडिशनल टैरिफ चले गए हैं। लेकिन जो टर्बुलेंस है वो देखिए, वॉर्स हैं, यूक्रेन वॉर है, वेनेजुएला में डिसरप्शन हुए, ईरान में वॉर हुई। अब ये सब कितना शांत है, नए एरिया में नहीं मिस्टर ट्रंप या और कोई शुरू कर दे, हमें पता नहीं है। तो आज का डेट, तो आज की अगर हम बात करें आज की पर्टिकुलर डेट की, तो ट्रेड बिल्कुल अच्छे लेवल पर है, कम टैरिफ हैं और अच्छा चल रहा है। और ये फ़र्ज़ करिए कि एक हाइपोथेटिकल सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि यूएस के साथ ट्रेड में मान लीजिए वो और ज़्यादा एक्सेस मांगता है, फॉर एग्जांपल कॉटन में, तो हमारे कॉटन प्रोड्यूसर के लिए, फार्मर्स के लिए कितनी दिक्कत है? हमको देखना पड़ेगा कि जो कॉटन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम न लें। जैसे एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन हमारे यहाँ कम वो होता उनका वाला है। है। हम लोग बहुत मामूली पैदा है ना? करते हैं एक्स्ट्रा हाँ, लॉन्ग। तो हम ये सब कैलिब्रेट करके लेंगे और कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे फार्मर्स को नुकसान हो। ऐसा काम नहीं करना चाहिए हमें, सरकार करेगी भी नहीं। अच्छा, ट्रेड के लिए हम लोग बेटर फेज में एंटर कर रहे हैं और आने वाले टाइम ज़्यादा डिफिकल्ट होगा? अब ये सब डिपेंड बेटर करता फेज है, और डिफिकल्ट फेज? ये सब डिपेंड करता है। ट्रेड मेरे हिसाब से बहुत सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ है आप कैसे प्रोडक्ट बनाते हो। अगर हम अच्छे प्रोडक्ट बनाने में इन्वेस्ट करते हैं एज ए कंट्री अपने आप को, तो ट्रेड में हमारा फ्यूचर अच्छा रहेगा। नहीं तो हमें कंपटीशन काफ़ी आज भी हम झेल रहे हैं, आगे कंपटीशन बढ़ते जाएंगे। लो कॉस्ट कंट्री से कंपटीशन बढ़ेंगे, जैसे ही बांग्लादेश से, इथियोपिया से, वियतनाम से। लेकिन अगर हम अपने डीप मैन्युफैक्चरिंग करें, टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट बनाएं, तो हमें अच्छा रहेगा ट्रेड के लिए। एक रिस्क और एक डेंजर जो इंडिया को इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, कैलेंडर ईयर में 1 साल तक जिसको वॉच आउट करने की ज़रूरत है नेगोशिएशन के मामले में, ट्रेड के मामले में, ओवरऑल वो ऐसा क्या लगता है आपको? नहीं, इंडिया को बहुत ये सोचना चाहिए कि हमें बैलेंस करना है और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी हमें बरकरार रखनी है।
और किसी के दबाव में नहीं आना है। ये बहुत सिंपल रूल है और जितना हमें मिलेगा उतना हम देंगे। बहुत सिंपल रूल है, हर एक किसे फॉलो करना चाहिए हमें। सर, एक स्ट्रेटेजिक सवाल चलते चलते, हम फार्मा के इंग्रेडिएंट्स के लिए खासकर जो बल्क ड्रग्स हैं उस पर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं चाइना पे, ऑलमोस्ट 65% 60%। API जिसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। स्ट्रेटजी के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी निर्भरता हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल भी है? और अभी भी खासकर अभी देखिएगा तो ज़्यादातर कंसाइनमेंट चाइना जो हम भेज रहे हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, जो वो भेज रहे हैं वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। कैसे बैलेंस करेंगे हम इसको? देखिए, तो 1990s के पहले इंडिया का जो API प्रोडक्शन था वो चाइना से अधिक था। फिर हमारे कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने सोचा कि API में कम फ़ायदा है और जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं API से, वो फाइनल ड्रग बनाते हैं, उसमें ज़्यादा वो है। तो काफ़ी लोग ने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया फॉर्मुलेशन बनाने के लिए। चाइना ने भी थोड़ी डंपिंग शुरू कर दी, हमने ध्यान नहीं दिया और हम API से बाहर होते रहे। तो आज की डेट में अगर हम कहें API दो तरह के होते हैं। इनऑर्गेनिक API, जहाँ पर हम चाइना से डिपेंडेंस हमारी 70% है, लेकिन ये जो है बायोलॉजिकल जिनको हम बोलते हैं, उनमें डिपेंडेंस ऑलमोस्ट 90% चाइना के ऊपर। जो हाई रेटेड ड्रग्स हैं कैंसर की या इन सब चीज़, वो सब बायोलॉजिक्स होते हैं और वहाँ टोटल डिपेंडेंस हमारी चाइना की ऊपर। तो हमको, और हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, हम बना सकते हैं, थोड़ी कॉस्ट अधिक पड़ती है। तो हमको तो बिल्कुल जुट जाना चाहिए इसमें कि हम चाइना का कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। API में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सब व्यवहारितल है और हमको वही यूज़ करना चाहिए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ट्रेड के सारी चिंताओं पे आपने बात की और जो ट्रेड में एक तरह से कहें तो आत्मविश्वास वापस लौटेगा ईरान US के बाद, वो बहुत ज़रूरी होगा खासकर हमारे लिए भी। और इतनी सारी चिंताओं के बावजूद भारत ने अभी तक कोई ज़्यादा ट्रेड के क्षेत्र में गंवाया नहीं है। वॉल्यूम में अगर आप देखेंगे तो, वैल्यू में भी कहें तो भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.